Loser My Hero, एपिसोड 64 एंड 72। एपिसोड 64, नीरेंद्र दत्ता का असली चेहरा। होती है। वैसे एक बार सभी गार्ड्स को भेजो और आदित्य की सुरक्षा की बारीकी से निगरानी करो, रूबी ने उस पल अचानक कहा। सेक्रेटरी चौंक गई और हैरान होकर बोली, क्या कोई आदित्य कपूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? रूबी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक परेशान हो चुका कुत्ता एक बार दीवार फांद सकता है। विराट पीछे हटने वाला नहीं है, वह दीवार फांद सकता है। और आपका क्या? सेक्रेटरी ने चिंता से पूछा। लेकिन जैसे ही उसने पूछा, उसको एहसास हुआ कि यह सवाल कितना बेहुदा है। अगर रूबी वालिया को कुछ हो जाता, तो उसके पिता और दादा पूरी सिटी को तहस-नहस कर देंगे और यह बात सभी जानते हैं। इसके बाद सेक्रेटरी ने रूबी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गार्ड्स में से कुछ को गुप्त रूप से भेजा, जैसा कि रूबी ने निर्देश दिया था। रात का समय था। आदित्य अपनी BMW में आनंद का पीछा करता हुआ दत्ता परिवार के पास समय पर पहुंच गया। मिस्टर नीरेंद्र दत्ता इस समय अपनी आलीशान हवेली के हॉल में खड़े बहुत बेचैनी से आदित्य के आने का इंतजार कर रहे थे। पापा, नीलम सीढ़ियों से उतरते हुए चिल्लाई, आपका क्या मतलब है? उसने आपकी बेटी को परेशान किया और फिर भी आप उसे रात के खाने पर इनवाइट करते हैं, और इतना ही नहीं, उसे इनविटेशन के साथ गिफ्ट भी देते हैं। क्या यह आपकी प्रतिष्ठा है अब? नीलम ने गुस्से से कहा। और उन जड़ी बूटियों के बारे में क्या? आप उसे किस लिए दे रहे हैं? यह बहुत कीमती है ना, क्या वह इसके लायक है? नीलम ने नाराजगी से कहा। नीलू, कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, अब सब कुछ मारपीट कर नहीं सुलझाया जा सकता। उसने मुझे कॉम्प्लीटली इग्नोर किया, आप उसे खुद से एक्सक्यूज कर रहे हो। नीलम ने ठंडे चेहरे से कहा। नीरेंद्र ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या होगा अगर वह हमारी मदद करे, उसके बाद मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखा दूं। नीलम कुछ देर सोचती रही। वह गधा ही है जो जवान लड़की को कुछ इंटेंशन नहीं दे पाया था। यह सही है, अगर उससे काम निकालकर उसको पीटा जाए तो ही वह गधा कहला पाएगा। ठीक है, अपनी बात पर कायम रहना, नीलम ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। इस समय वह पागल गुड़िया से ज्यादा चालाक लोमड़ी लग रही थी। नीरेंद्र ने फिर आदित्य के रास्ते पर नजरें जमा ली। जल्द ही आदित्य और आनंद दत्ता परिवार के पास आ गए। आदित्य को देखकर नीरेंद्र दत्ता जल्दी से आगे बढ़े, उसका वेलकम किया और कहा, वेलकम मिस्टर कपूर, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। विनम्र नीरेंद्र दत्ता का सामना करते हुए आदित्य ने भी विनम्रता से कहा, मिस्टर दत्ता, एक्सपेक्टेशन के उल्ट आप सच में बहुत विनम्र है। जल्दी से बैठो। नीरेंद्र ने जल्दी से आदित्य को डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बैठा दिया। वहां नीलम पहले से बैठी हुई थी। उसको आदित्य देखकर दंग रह गया। सुबह वह एक झल्ली लड़की लग रही थी, पर इस समय उसने एक टाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसके सीने पर उभार परफेक्ट शेप में बॉल्स जैसे लग रहे थे और मेकअप भी सलीके से किया हुआ था। एकदम ग्लैमरस लुक, जैसे कोई मॉडल हो। कोई एक नज़र भी देख ले, अपने पलकें झपकाना भी भूल जाए। उसका इस तरह सज धज कर बैठना किसी मकसद के लिए लग रहा था। पर आदित्य ने ज्यादा गौर नहीं किया और चेयर खींचकर बैठ गया। नीलम ने अजीब नज़र से आदित्य को देखा और अपनी प्लेट और चम्मच को टेबल पर पटक दिया। कुछ लोगों को देखकर मेरी भूख खत्म हो गई है, नीलम ने दांत पीसते हुए अजीब लहजे में कहा। मिस्टर कपूर, आई एम सॉरी, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है, आप उसकी परवाह मत करो, नीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य मुस्कुराया, ओके, जब तक मुझे सही लगता है मैं परवाह नहीं करूंगा। आदित्य ने नीलम को ज्यादा बकवास करने की बिल्कुल परमिशन नहीं दी, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हुआ था कि नीरेंद्र का अपनी स्टूपिड बेटी को डांटने का कोई इरादा नहीं था। 3 राउंड वाइन और 5 अलग अलग डिशेज के बाद उनका डिनर हो गया। मिस्टर कपूर, दरअसल मैंने आपको यहाँ एक मदद मांगने के लिए बुलाया था, नीरेंद्र दत्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर आदित्य को अचानक कुछ एहसास हुआ। कोई हैरानी नहीं कि अपनी ही पत्नी को मरवा देने वाला, अपनी बेटी को बिगाड़ने वाला इतना विनम्र दौत, उसे किसी एहसान की जरूरत है। क्योंकि मैंने आपका गिफ्ट और इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, अब आपकी बात जरूर सुनूंगा। बोलो। आदित्य भले ही बहुत सपाट लहजे में बोल रहा, उसकी इंटेलिजेंसी इसको बोलो से झलकी। मैं रेसलिंग का कोच हूं, अब एक प्रतियोगिता है, पर इस साल मैं किसी अच्छे रेसलर को उजागर नहीं कर पाया, क्या आप मेरे शिष्य के रूप में रेसलिंग में उतरेंगे? आदित्य ने गंभीरता से पूछा। आप खुद इसमें भाग क्यों नहीं लेते? नीलम जल्लाते हुए बोली, क्या तुमको समझने में कोई समस्या है? वह कोच है, वह कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आदित्य ने नीलम की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब उसने दत्ता की ओर से आया गिफ्ट एक्सेप्ट किया था, बदले में वह मना नहीं कर सकता था। ओके, मैं रेडी हूं। आदित्य को अपनी पावर पर पूरा यकीन था। थैंक यू मिस्टर कपूर, नीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य को कुछ अजीब फील हुआ। लगभग हर इंसान के बातों के साथ इमोशंस चेंज होते हैं। आदित्य के साथ भी ऐसा ही हो रहा था।
कभी सीरियस, कभी गुस्सा, कभी सोचना चल रहा था, पर मिस्टर दत्ता तो जैसे एक ही ट्रैक पर चल रहा था। मुस्कान के सिवाय उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। आदित्य अभी सोच ही रहा था। अंकल, बाहर से एक आवाज आई। मुड़कर देखा तो एक लड़का दरवाजे पर खड़ा था। यह लड़का लंबा और हैंडसम था, किसी टीवी सीरियल के हैंडसम हीरो जैसा लग रहा था। उसे देखकर नीलम झट से उठी और दौड़कर उसके पास गई। लकी, तुम यहाँ कैसे? दौड़। वह लगभग उसकी बाहों में कूद पड़ी। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि अंकल दत्ता जल्द ही एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाने वाले हैं, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अंकल नीरेंद्र दत्ता की मदद करने के लिए यहाँ आने को कहा। यह सुनकर नीरेंद्र जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, लकी, मुझे खुशी हुई तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन इस मुकाबले में निपटना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि अपोजिट पार्टी ने एक मास्टर को इनवाइट किया है। लकी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल डोंट वरी, मैंने 1 महीने पहले ही इंटरनल पावर इंक्रीज कर ली है। नीरेंद्र सरप्राइज होते हुए बोला, आर यू सीरियस? बेशक, अब मैं एक मास्टर हूँ। ओह गुड, कहते हुए नीरेंद्र ने आगे बढ़कर लकी से हाथ मिलाया। इतनी कम उम्र में तुमने इंटरनल पावर इंक्रीज कर ली, जब तुम मेरे साथ हो मुझे किसी और की ओर देखने की भी जरूरत नहीं। नीलम दौड़ी और आदित्य के सामने अहंकार से बोली, मेरा लकी अब यहाँ है और हमें अब तुम्हारी एक बेकार की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से तुरंत जा सकते हो। आदित्य ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने नीरेंद्र दत्ता की ओर देखा। आदित्य को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ जब नीरेंद्र दत्ता भी मुस्कुराए और बोले, नीलू ने जो कहा वह सही है। क्योंकि लकी यहाँ है, इसलिए हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। नीलम दौड़ी और आदित्य के सामने अहंकार से बोली, मेरा लकी अब यहाँ है और हमें अब तुम्हारी एक बेकार की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से तुरंत जा सकते हो। आदित्य ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने नीरेंद्र दत्ता की ओर देखा। आदित्य को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ जब नीरेंद्र दत्ता भी मुस्कुराए और बोले, नीलू ने जो कहा वह सही है। क्योंकि लकी यहाँ है, इसलिए हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। नीरेंद्र की बातें सुनकर आदित्य का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उस भले ही वह काफी अजीब लगा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पलक झपकते ही उसके खिलाफ हो जाएगा। अंकल, यह व्यक्ति कौन है? लकी ने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आदित्य को देखा। नीरेंद्र ने कहा, मैं मुझे चाहता था कि वह मदद करे, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ लकी, इस कमीने ने मुझे धमकाया, तुम्हें मेरा बदला लेना चाहिए, नीलम ने गुस्से में कहा। ओह, तो वह एक फाइटर भी है? लकी की आंखों में दिलचस्पी भर गई। फिर वह आदित्य के पास गया और बेपरवाही से पूछा, क्या तुम भी इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट हो? नहीं, आदित्य ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया। आदित्य झूठ नहीं बोल रहा था, वह वास्तव में नहीं जानता था कि इनर स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वह अभी पूरी तरह से अपनी पावर्स को कहाँ जानता था। पर सख्ती से कहें तो वह किसी भी तथाकथित इंटरनल स्ट्रेंथ एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर था, जिसका आदित्य को खुद को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन लकी ने गलत समझा। उसकी नज़र में आदित्य सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति है जिसने अभी तक इंटरनल स्ट्रेंथ इंक्रीज भी नहीं की है। जब आप इंटरनल स्ट्रेंथ एक्सपर्ट भी नहीं है तो दूसरों के लिए खड़े होने की हिम्मत कहाँ से लाए? लकी की आंखों में एक मजाकिया चमक चमक उठी। आदित्य ने तुरंत अपनी इंटरनल पावर्स को जागृत किया और लकी को देखा। उसके ज्वाइंट आदित्य को बहुत कमजोर लगे। असल में आदित्य की हंसी छूट गई, पर उसने बोला कुछ नहीं। आदित्य ने लकी के साथ बहस करने की झमत नहीं उठाई। वह खड़ा हुआ और नीरेंद्र से बोला, तो मैं चलता हूँ, इस उम्मीद में आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। नीरेंद्र ने हंसते हुए उसे कहा, चिंता मत करो, मुझे इसका पछतावा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। मास्टर, आप? आनंद बेहद परेशान लग रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आदित्य के उठे हुए हाथ ने उसे रोक दिया। आदित्य ने दूसरे हाथ चुटकी धीरे से बजाई। एक सिक्का लकी के घुटने पर गोली के जैसे लगा। वह तुरंत आदित्य के पैरों में बैठ गया। जैसे ही वह झुका, आदित्य ने तुरंत उसे कोट के कॉलर से पकड़कर ऊपर खींच लिया और सीधा खड़ा कर दिया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ था कि लकी कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। जब तक वह समझ पाता तब तक आदित्य के पैरों में जाकर वापस अपनी जगह खड़ा था। दत्ता फैमिली का हीरो इस समय आदित्य के सामने जोकर जैसा फील कर रहा था। मायूस चेहरे के साथ आनंद ने अपनी शर्ट उतारी और फाड़ कर फेंक दी। नीरेंद्र का चेहरा बर्फ जैसा हो गया। यह शर्ट मैंने तुम्हें दी थी, तुम्हारी यूनिफॉर्म, एक दूसरे के साथ ईमानदार रहने का प्रोमिस था, तुमने इसे फाड़ दिया। नीरेंद्र लाल आंखें आनंद को दिखाते हुए बोला, आनंद, ध्यान से सोचो, आज एक बार तुम चले गए तो तुम कभी मुझसे सीखने का मौका नहीं पा सकते। सब बातों से अलग आपने ईमानदारी नहीं दिखाई, आनंद ने कहा। हा, इतना घमंडी मत बनो, नीरेंद्र जोर से हंसा।
आम लोगों की तुलना में तुम पावरफुल हो सकते हो, लेकिन हम इंटरनल स्ट्रेंथ की नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो। नीरेंद्र हंसता रहा। आदित्य अभी नीरेंद्र के चेहरे को देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। आनंद चलो डॉट, आदित्य ने आवाज लगाई, फिर दरवाजे की ओर चल दिया। दोनों अभी दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि अचानक लकी चिल्लाया, रुको। दोनों के कदम रुक गए। लकी की ओर पीट करके उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या और कुछ है? लकी मुस्कुराया और कहा, तुमने बेबी को धमकाया, इसलिए यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम उसके लिए खड़े होने जा रहे हो? आदित्य ने बिना पीछे मुड़े ही। लकी दिल खोलकर हंसा, नीलम के साथ साथ स्टैंड लेने वाले हम आपका हुनर देखना चाहते हैं। धन्यवाद लकी, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, नीलम ने प्राउडली कहा। मैं चाहती हूं कि तुम उसकी टांगे तोड़ दो और घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगे, नीलम ने क्रूरता से कहा। लकी प्यार से बोला, ओके, आई एम श्योर। अब आदित्य का धैर्य जवाब देने लगा। वह लकी का इरादा समझ गया था। वह सच्ची में नीलम जैसी महिलाओं से घृणा करता था जो कहीं पर भी वाजिब नहीं होती, बस मेकअप के जोर पर लड़कों को उंगलियों पर नाचती है। आदित्य धीरे धीरे मुड़ा, बोलने ही वाला था कि नीरेंद्र ने अचानक अपना हाथ हिलाया और कहा, फॉरगेट, लीव इट। आदित्य की मुट्ठियां कस गई। पापा, नीलम ने नाराजगी में अपना पैर पटका। आदित्य ने डांटा, मेरा सब्र मत देखो। बदमाश, जस्ट लीव माई हाउस, नीरेंद्र चिल्लाए। जस्ट वेट एंड वॉच, कहते हुए आदित्य बाहर चला गया। दोनों दत्ता निवास से बाहर आ गए। आनंद बहुत परेशान था। जैसे ही वह आदित्य के विला में पहुंचे तो आनंद ने अचानक प्लॉप के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। मिस्टर कपूर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नीरेंद्र इस तरह का व्यक्ति होगा। आदित्य ने भौहें सिकोड़ी, आनंद को उठाया और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने खुद उसकी संगति छोड़ दी। आदित्य ने आह भरी, दत्ता परिवार जैसे गंदे माहौल में न रहने का फैसला करना इस बात का संकेत है कि आपके पास अपने सिद्धांत है। समझने के लिए थैंक यू मिस्टर कपूर, मैं भूल नहीं पाऊंगा कि मैं आपको यह सब दिखाने ले गया। वैसे, कहते हुए आदित्य ने अचानक आनंद की ओर देखा। आगे बोलने से पहले आदित्य मुस्कुराया, क्या आप इंटरनल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाहते हैं? आनंद चौंक गया और जल्दी से सिर हिलाया, बेशक, मैं यही चाहता हूं। आदित्य मुस्कुराया, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज मेरे घर आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सच में डॉट, सच में? आनंद की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा हो। आदित्य धोखा नहीं खाना चाहता था। अब वह अपने हर अपमान का मुंह तोड़ जवाब देता था। वह जज से बोला, दत्ता के अपोजिट कौन है? सक्सेना डॉट, आनंद ने तुरंत जवाब दिया। उनसे एक मीटिंग अरेंज करो, वह टिक-टिकी लगाकर देखते हुए ठंडे स्वर में बोला। तभी एंट्रेंस पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक अधखड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और सीधे आदित्य की ओर बढ़ा। आदित्य धोखा नहीं खाना चाहता था। अब वह अपने हर अपमान का मुंह तोड़ जवाब देता था। वह जज से बोला, दत्ता के अपोजिट कौन है? सक्सेना डॉट, आनंद ने तुरंत जवाब दिया। उनसे एक मीटिंग अरेंज करो, वह टिक-टिकी लगाकर देखते हुए ठंडे स्वर में बोला। तभी एंट्रेंस पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक अधखड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और सीधे आदित्य की ओर बढ़ा। तभी एंट्रेंस पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक अधखड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और सीधे आदित्य की ओर बढ़ा। आई एम कमल सक्सेना फ्रॉम थे साइड ऑफ सक्सेना ब्रदर्स। हम आपसे मिलने पहले भी आए थे, आप यहाँ नहीं थे। उसने खुद ही इंट्रोडक्शन दी और बात शुरू की। ऐसा लग रहा था कि इस कमल सक्सेना को उसके बारे में कुछ जानकारी थी। मी सक्सेना, आप मुझसे मिलने क्यों आए थे? आदित्य ने पूछा। कमल सक्सेना ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और उसके बगल में कोई व्यक्ति एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आया। खुले उपहार बॉक्स के अंदर एक जड़ी बूटी आराम से पाई हुई थी। यह एक जंगली जड़ी बूटी है जिसे मैंने सालों से संजोकर रखा है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर कपूर इसे स्वीकार करेंगे, कमल सक्सेना ने कहा। आदित्य जैसे सिरे से लेकर पूरी बात समझ गया, पर उसने खुद पहल नहीं की। आप इसके बदले में मुझसे क्या चाहते हैं, वो बताइए। आदित्य ने गिफ्ट लेने की पहल नहीं की। कमल सक्सेना ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, वास्तव में मुझे आपसे एक एहसान मांगना है। उसने आह भरते हुए कहा, आप जानते हैं कि हमारा सक्सेना परिवार जल्द ही दत्ता फैमिली के साथ एक फाइट प्रतियोगिता करने जा रहा है। दोनों पक्ष अपने सबसे अच्छे आदमियों को प्रेजेंटेटिव के लिए भेजेंगे। हालांकि ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में हर कोई बाहरी मदद चाहता है। दत्ता परिवार के हमारे मुकाबले मजबूत संबंध है, इसलिए उन्हें जो मदद मिलती है वह हमारी तुलना में कहीं बेहतर होती है। एक पल के लिए रुकते हुए कमल ने फिर कुछ हद तक विनती करते हुए कहा, इसलिए मैं आपसे प्रतियोगिता में हमारे सक्सेना का प्रेजेंटेशन करने के लिए कहना चाहता हूं। यह जानकर आदित्य चौंक गया। वह अभी ही दत्ता परिवार के पास आया था और अब सक्सेना परिवार आज यहां था।
सच में भाग्य हमारे साथ खेलता है, आदित्य मुस्कुराकर बोला। आदित्य ने कमल सक्सेना को हैरान होकर देखा। क्या सक्सेना परिवार ने किसी मास्टर को इनवाइट नहीं किया? आप मेरे पास क्यों आए? कमल सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ दत्ता को डराने के लिए अफवाह थी। हमारे पास किसी मास्टर को इनवाइट करने की योग्यता नहीं। आदित्य को अचानक समझ में आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कभी फाइट में भी इतनी दिलचस्प बातें होंगी। आदित्य को चुप देखकर कमल सक्सेना ने आह भरी और कहा, मुझे पता था कि मिस्टर कपूर सहमत नहीं होंगे। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। इतना कहकर कमल जाने के लिए मुड़ा। आदित्य ने कमल सक्सेना की पीछे हटती हुई आकृति को देखा और हंसा। मिस्टर सक्सेना, आपने अपना बॉक्स यहाँ छोड़ दिया। कमल ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी जगह पर रुककर कहा, आदित्य कपूर, मैं पहली बार आपसे मिलने आया हूँ और उम्र में बड़ा भी हूँ। ऐसे में खाली हाथ नहीं मिला जाता। यह उपहार है, सौदा नहीं। इसको वापस लेने का कोई कारण नहीं है। गुड बाय मिस्टर कपूर, अपना ख्याल रखिएगा। यह कहते हुए कमल सक्सेना पीछे देखे बिना ही चला गया। कमल का बिहेवियर आदित्य को वास्तव में छू लिया था। इसके अलावा आदित्य ने दत्ता को भी तो लकी की सही जगह दिखानी थी। रुको, आदित्य ने कमल सक्सेना को पुकारा। कमल सक्सेना एक बार फिर रुक गया। उसने पलटकर विनम्रता से कहा, मिस्टर कपूर, क्या आपको कुछ और चाहिए? आदित्य ने गिफ्ट बॉक्स उठाया और कमल सक्सेना को वापस कर दिया। कमल सक्सेना चौंक गया और कुछ घबराहट के साथ बोला, मिस्टर कपूर, आपका क्या मतलब है? आदित्य ने कहा, मैंने आपसे वादा करता हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सक्सेना फैमिली कंपटीशन जरूर जीतेगी। जहां तक इस उपहार की बात है, तो आप इसे वापस ले सकते हैं। इस बार मैं आपकी मुफ्त में मदद करूंगा। आदित्य खुद दत्ता के एटीट्यूड से निराश था। इसके अलावा कमल सक्सेना का रवैया बहुत विनम्र था, जो नीरेंद्र दत्ता से बिल्कुल अलग था। कमल सक्सेना पहले तो चौंक गए और फिर उत्साहित होकर बोले, मिस्टर कपूर, आर यू सीरियस? बिल्कुल, आपको इस समय मजाक के मूड में नहीं लग रहा हूं न? आदित्य ने उदासीनता से कहा। कमल सक्सेना बहुत खुश हुए और उन्होंने याद दिलाया, मिस्टर कपूर, मैंने सुना है कि नीरेंद्र दत्ता ने एक इंटरनल स्ट्रेंथ एक्सपर्ट को इनवाइट किया है। आपको सावधान रहना होगा। वह कुछ सेकंड्स में ही हारेगा। आदित्य ने बात पूरी होने से पहले ही बोल दिया। कई बार थैंक्स बोलने के बाद कमल सक्सेना चले गए। रात बीत गई। कंपटीशन का दिन आ गया। अगले दिन कमल सक्सेना ने आदित्य को लेने के लिए गाड़ी भेजी, जिसमें आदित्य ने बैठने से मना कर दिया। यह मैसेज मिलते ही कमल सक्सेना निराश हो गए। आदित्य अमन, विक्रम और आनंद के साथ ग्राउंड की तरफ चला गया। ऐसा लग रहा था कि सभी अफवाहें सच थीं और नीरेंद्र दत्ता ने वास्तव में एक इंटरनल पावर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट को आमंत्रित किया था। मिस्टर सक्सेना, क्या सच में कंपटीशन का फायदा है? हार स्वीकार कर लो, कहते हुए नीरेंद्र खूब हंसा। कमल सक्सेना ने विनम्रता से उत्तर दिया, कुछ भी तय नहीं है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। हम सिटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे लकी के साथ मुकाबला करने का सपना भी देख कर सके, नीलम ने झुएलाहट के साथ कहा। मिस्टर सक्सेना, क्या सच में कंपटीशन का फायदा है? हार स्वीकार कर लो, कहते हुए नीरेंद्र खूब हंसा। कमल सक्सेना ने विनम्रता से उत्तर दिया, कुछ भी तय नहीं है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। हम सिटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे लकी के साथ मुकाबला करने का सपना भी देख कर सके, नीलम ने झुएलाहट के साथ कहा। कमल सक्सेना मुस्कुराए और नीलम को देखा। मिस नीलम, क्या बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? आपके पास अपने पापा के साथ कंपटीशन देखने के लिए समय कैसे है? नीरेंद्र दत्ता ने भौहें सिकोड़ी। नीलम ने सिटी में बहुत सारे लोगों को उसकी मनमानी झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे नीरेंद्र दत्ता की बदनामी हुई थी। सभी जानते थे कि नीलम अपने फादर के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रही। मैं जहां चाहूं जा सकती हूं, बूढ़े कहीं के। मुझे बताना तुम्हारा कोई काम नहीं है, नीलम बदतमीजी से चिल्लाई। कमल सक्सेना जोर से हंसा और दत्ता परिवार के सदस्यों को अनदेखा कर दिया। सभी दर्शक बैठ गए, प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करते हुए। पलक झपकते ही 10 मिनट से ज्यादा समय बीत गया। मिस्टर कमल सक्सेना, आपका आदमी अभी तक क्यों नहीं आया? नीरेंद्र दत्ता ने मजाक करते हुए पूछा। चिंता मत करो, शायद ट्रैफिक जाम हो सकता है, कमल सक्सेना ने कहा। हे, क्या यह ट्रैफिक जाम है या वह आने से बहुत डरता है? नीरेंद्र ने व्यंग्य किया। मिस्टर सक्सेना, इस बारे में क्या ख्याल है? लकी ने अचानक कहा। आपका आदमी नहीं आया तो आप मैदान में क्यों नहीं आते? लकी ने उकसाते हुए कहा। अगर आप भी मेरे मुकाबले में नहीं आना चाहते तो आपके आदमी के आने की कोई जरूरत नहीं है। कमल सक्सेना का चेहरा बदसूरत हो गया। वह समझ गया लकी उसे अपमानित कर रहा था। अगर वह खुद नीरेंद्र के आदमी के सामने मुकाबले में आएगा तो जीत हार से अलग ही वह हंसी का पात्र बन जाएगा। मैं
कमल कुछ बोलने ही वाला था तभी उसके पीछे से आवाज आई, मिस्टर सक्सेना, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। यह आदित्य कपूर की आवाज आई थी। फिर सभी ने आदित्य कपूर को अमन, विक्रम और आनंद के साथ कमल सक्सेना की ओर बढ़ते देखा। मिस्टर कपूर, आप आ गए। आदित्य को देखकर कमल सक्सेना ने राहत की सांस ली, लेकिन नीरेंद्र के साथ साथ उसके साथ आए लोगों के चेहरे उदास हो गए। यह शायद सही नहीं हुआ, सोचते हुए नीरेंद्र ने अपनी आंखें मूंद लीं, फिर बोला, नहीं आप उसके शिष्य नहीं हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं हूं? आप यह कैसे कह सकते हैं? आदित्य मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में बोला। क्योंकि नीरेंद्र ने खुद भी आउटसाइड से आदमी उतारा था मैदान में, तो वह इस बात पर कोई कमेंट करने से बच रहा था। तुम गद्दार हो, तुम हमारे खिलाफ इसके लिए कैसे लड़ सकते हो? नीलम का चेहरा लगभग गुस्से से लाल हो रहा था। आदित्य ने उसकी ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, गद्दार, मेरा तुम लोगों से क्या लेना देना था? क्या बकवास है? नीलम उसके करीब होते हुए बोली। उसने देखा किसी तक उसकी बात नहीं पहुंच रही तो वह आदित्य की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोली, तुम मुझ पर ध्यान दे सकते हो? नीलम ने अहंकार दिखाया। आदित्य ने नीलम को ठंडे अंदाज में देखा और इसकी बात काटते हुए कहा, यह मत सोचो कि दुनिया में हर कोई तुम्हारा पापा है और तुम्हें बर्दाश्त करेगा। अगर तुम लड़की नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार देता। यह सुनकर नीलम और भी क्रोधित हो गई। आदित्य उसकी सुंदरता को निहारने की बजाय उसका अपमान कर रहा है। तो मारो मुझे, चलो मारो, वह आदित्य की तरफ बढ़ते हुए बोली। आदित्य आगे बढ़ने के लिहाज से नीलम से किनारा करते हुए बोला, माफ करना, मैं कुत्तों को नहीं मारता। तुम। नीलम ने मुट्ठियां भींच ली, पर आदित्य अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया। लकी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और बोला, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? क्या यह अच्छा मौका नहीं है? नीलम ने लकी को देखा, फिर जाते हुए आदित्य को। आदित्य बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कल उसकी इंटेंशन पाने के लिए उसे परेशान किया था, पर वह नहीं जानती थी कि आदित्य उसको बिल्कुल भाव नहीं देगा। आदित्य के करीब जाने की बजाय वह उसके साथ झगड़े में पड़ गई। आदित्य को किसी और का देखने से अच्छा है उसको मरता हुआ ही देख ले। अगर वह खुद आदित्य के करीब नहीं जा सकती तो आदित्य को कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस बात का उसको अचानक एहसास हुआ। उत्साहित होकर बोली, हाँ लकी, तुम मेरे लिए उसे बुरी तरह पीटना। डोंट वरी, मैदान में देखना उसका क्या हाल करता हूं। लकी, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। मंच पर आने से पहले नीरेंद्र ने लकी को थम्स अप करते हुए कहा। लकी ने झुककर कहा, आपके लिए सब कुछ। कमल सक्सेना को थोड़ी चिंता हुई, वह आदित्य को बोले, मिस्टर कपूर, ध्यान से चौकन्ने रहकर मुकाबला करना, इसके लोग बहुत निर्दयी होते हैं। बस मुकाबला देखना अब। आदित्य ने बस इतना ही कहा। दोनों आदमी रिंग में खड़े थे, एक दूसरे को घूरते हुए। लकी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, अब भी तुम पछता सकते हो। अगर अभी के भी तुम घुटनों के बल बैठकर नीलू से माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। आदित्य ने अपना सिर हिलाया, माफ डॉट। वो तो मैं खुद भी तुम लोगों को कभी नहीं करूंगा, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लकी हंसा और बोला, घमंडी, आज मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि इंटरनल पावर एक्सपर्ट का सामना करना कैसा होता है। लकी चिल्लाया, उसकी पावर उसके शरीर के भीतर तेजी से बहने लगी। योर लास्ट ब्रेथ। लकी दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी बंद करके आदित्य की ओर बढ़ा। लकी की चाल बेहद क्रूर थी, जिसका सीधा लक्ष्य आदित्य को मारना था। इसका आदित्य को आभास हो गया, जिससे उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। किस तरह की नफरत, किस तरह की दुश्मनी, जिसके लिए वह वास्तव में मुझे मारना चाहता है। सोचते हुए आदित्य ने अपनी आंखें मूंद ली। अब तक उसने दत्ता की इंटेंशन को यही समझा था कि वह सिर्फ आदित्य का अपमान करना चाहते हैं, पर पहला ही वार जानलेवा होगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने आंखें खोलकर लकी को देखा। मास्टर दत्ता का स्टूडेंट बनने के योग्य। क्या गति है डॉट। आदित्य कपूर तो गया बस। कुछ जानकर लोग अचानक फुसफुसाए डॉट। इस समय लकी का क्रूएल पंच आदित्य के चेहरे पर पहुंच चुका था। लोगों की सांसें थम गई और बिना पलकें झपकाए सब लकी का पंच नोटिस करने लगे। आदित्य एकदम शांत रहा, बस लकी को ठंडी निगाहों से देखता रहा। जैसे ही उसकी मुट्ठी आदित्य को मारने वाली थी, आदित्य ने अचानक अपना हाथ उठाया और एक झपकी के साथ उसकी मुट्ठी पकड़ ली। इस समय लकी का क्रूएल पंच आदित्य के चेहरे पर पहुंच चुका था। लोगों की सांसें थम गई और बिना पलकें झपकाए सब लकी का पंच नोटिस करने लगे। आदित्य एकदम शांत रहा, बस लकी को ठंडी निगाहों से देखता रहा। जैसे ही उसकी मुट्ठी आदित्य को मारने वाली थी, आदित्य ने अचानक अपना हाथ उठाया और एक झपकी के साथ उसकी मुट्ठी पकड़ ली। लकी का चेहरा तुरंत ही बेहद बदसूरत हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया। जिनकी आंखों के सामने इकबाल पहले आदित्य मरकर गिरने वाला था, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? अभी क्या हुआ? किसी ने फुसफुसाया। पीछे से नीलम चिल्लाई,
लकी खिलवाड़ करना बंद करो और जल्दी करो और उसे मारो। नीलम की चीख सुनकर लकी अपने आप को कोसने लगा। नीलम कहीं से भी ऐसी नहीं जिसके लिए जान को दाव पर लाया जा सके, फिर वह काम में क्यों कर बैठा? ऐसा नहीं था कि वह हिलना नहीं चाहता था, उसने कोशिश तो बहुत की। धिक्कार है ऐसी इंटरनल स्ट्रेंथ पर, लकी ने अपने दिल में गाली दी। अभी तक वह हिल ही नहीं सका था। आदित्य के होंठों के एक कोने पर मुस्कान देखकर लकी जल्ला गया। उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से चिल्लाया, मुझे कम मत समझो। यह कहने के बाद उसने अपनी दूसरी मुट्ठी भींची और सीधे आदित्य के सिर पर निशाना साधा। इस बार आदित्य हिला भी नहीं, पर धमाके की आवाज तो आई थी। सबने देखा वार लकी ने जी किया था। इस बीच लकी को लगा जैसे उसने पत्थर पर मुक्का मारा हो, उसके हाथ की हड्डियां दर्द कर रही थीं। कैसे? यह कैसे पॉसिबल है? लकी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने अपनी सारी ताकत उस मुक्के में लगा दी थी और फिर भी आदित्य के बजाय उसको ही चोट लगी। यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसा लगता है कि यह इंटरनल स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं है, आदित्य ने व्यंग्य किया। लकी ने अपने दांत पीस लिए, अपने हाथ को छुड़ाने की बेताबी से कोशिश की, लेकिन आदित्य के सामने उसकी ताकत बेकार थी। अब लकी के दिल में डर ने जगह बना ली। न तो वह आदित्य पर वार कर पा रहा था, जो एक वार कर पाया उससे अपना ही हाथ तोड़ लिया, और जो उसकी मुट्ठी आदित्य के हाथ में थी वह कैसे भी करके छुड़ा नहीं पा रहा था। अपनी जगह से आधा इंच भी हिल नहीं पा रहा था। वह अपने सामने खड़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समय लकी कैसे भी करके बस भागना चाहता था। लकी जल्दी करो और उसका हाथ तोड़ दो, कोई दया मत दिखाओ, नीलम फिर से चिल्लाई। लकी ने बहुत बार सुना था माशूक के लड़ना बेवकूफाना होता है, अब उसे सच्ची में वह खुद बेवकूफ लग रहा था। वह चाहता था कि एक छोटा सा मौका मिले, वह जाकर नीलम और नीरेंद्र के चेहरे पर थप्पड़ मार दे। तुम मेरा हाथ तोड़ना चाहते हो? आदित्य ने ताना मारा। लकी का माथा ठंडे पसीने से लचपत था और उसने जल्दी से अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सच में? उसका मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ आदित्य ने व्यंग्य किया। लकी ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। जो दर्शक थे वह सब सुन पड़ चुके थे। यहाँ हो क्या रहा है? अभी तक तो दोनों पूरी तरह उलझे होने चाहिए थे, पर यहाँ तो कोई हरकत भी नहीं दिख रही थी। आदित्य ने एक झटके से किसी के सामने सीधा खड़ा किया। आदित्य के हाथ से छूट जाने के बाद लकी राहत की सांस ले पाता, उससे पहले ही आदित्य ने अपना हाथ उठाया। पटाखा की आवाज से एक थप्पड़ लकी को जड़ दिया। आदित्य ने अपनी 40% ताकत का इस्तेमाल किया था। एक धमाके की आवाज के साथ लकी का पूरा शरीर दूसरी ओर उड़ गया और गिर गया। दोबारा उठा ही नहीं। दृश्य पूरी तरह से शांत था। हर कोई जो कुछ हुआ था उसे देखकर हैरान रह गया, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। यह कैसे हो सकता है? नीरेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा बदसूरत सा हो गया था। लकी, नीलम जल्दी से उसकी ओर भागी। लकी को बैठने में हेल्प करने लगी। जब देखा लकी होश में है तो वह आदित्य पर चिल्लाई, मेरे लकी का यह हाल किया तुमने? तुम्हें शर्म भी है या नहीं? कितने निर्दयी हो तुम। नीलम की बातें सुनकर आदित्य हंसा। यह नीलम वास्तव में पाखंडी थी। कुछ देर पहले आदित्य को बहका रही थी, अब लकी को भाव जताने की कोशिश कर रही थी। कमल सक्सेना हंसा और बोला, मिस्टर दत्ता, अब मुकाबला हो चुका है। नीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया, उसका दिल पछतावे से भर गया। अगर उसे पता होता कि यह इस तरह होगा तो वह कभी भी आदित्य को भगाने की कोशिश नहीं करता। अब उसने न केवल आदित्य को नाराज किया था, बल्कि उसकी इज्जत भी खत्म हो गई थी। मिस्टर नीरेंद्र दत्ता, आपका पार्टिसिपेंट खड़ा भी नहीं हो पा रहा, अब मुकाबले के आगे बढ़ने का कोई चांस है तो बताओ, कमल सक्सेना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि नीरेंद्र नाराज था, लेकिन इस समय उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर भी उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। वह अपने दांत पीसते हुए खड़ा हुआ और चिल्लाया, यह एक नकली मैच था। कुछ तथ्य सामने आए हैं। कमल सक्सेना ने लकी को हारने के लिए रिश्वत दी, बस इतना ही। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शक हंगामा करने लगे। लोगों को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे पता था, आदित्य लकी का मुकाबला नहीं कर सकता, दर्शकों में से किसी ने चिल्लाकर कहा। बिल्कुल, और आदित्य का थप्पड़ नरम और फोर्सलेस था, यह किसी को इतनी दूर कैसे फेंक सकता था? कमल सक्सेना को जीतने के लिए ऐसे रास्ते अपनाने की जरूरत पड़ ही गई। तो यह ऐसा ही था, मुझे पता था कि लकी हार नहीं सकता, नीलम ने मंच पर एहसास में कहा। लकी थप्पड़ को वजह से कुछ बोलने की हालत में नहीं था और उसके हाथ में फ्रैक्चर था। एक पंच आदित्य के हाथ में कुचला गया था। फर्श पर जोर से टकराने की वजह से उसका शरीर बहुत दर्द में था। ऐसे में उसका बिका हुआ घोषित हो जाना उसे खल रहा था। उसने नीलम को घूरा,
काश वह इस बेवकूफ लड़की का गला घोंट सकता। जनता की राय को पूरी तरह से अपने पक्ष में होते देख नीरेंद्र ने एक शातिर मुस्कान कमल सक्सेना को दी और धीरे से बोला, मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? आज तो जीत कर भी हार गए, पर तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। बेस्ट ऑफ लक। कमल सक्सेना का चेहरा लाल हो गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, नीरेंद्र दत्ता तुम बिल्कुल नीच हो। यह सुनकर नीरेंद्र हंसते हुए बोला, हा हा हा, इट इज पॉलिटिक्स। नीरेंद्र को शर्म नहीं आई बल्कि गर्व हुआ। कमल अगर तुम मैच जीत गए तो क्या हुआ, रेपुटेशन तो हार गए न? नीरेंद्र ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। तुम? कमल सक्सेना ने मुट्ठियां भींच ली। उसके पास नीरेंद्र से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। नीरेंद्र उठकर खड़ा हुआ और माइक में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, यह तमाशा अब खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ सभी ने स्पष्ट रूप से देखा है कि जीतने के लिए कमल सक्सेना का किस तरह का चरित्र है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अब उनके खेलों में उनका साथ नहीं दूंगा। अलविदा। ये शब्द कहने के बाद नीरेंद्र मुड़ा और चला गया। उसे अपनी बेहतरीन बुद्धि पर बहुत गर्व महसूस हुआ। रुको! Backslash. आदित्य की आवाज गूंजी। नीरेंद्र अपनी जगह पर रुक गया। वह मुड़ा, मंद मंद मुस्कुराते हुए, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? आदित्य आंखें सिकोड़ते हुए बोला, मिस्टर नीरेंद्र दत्ता, क्योंकि आपने अभी अभी दावा किया है मिस्टर कमल सक्सेना ने लकी को रिश्वत देकर हराया है, तो जो दर्शक यहाँ टिकट्स लेकर आए हैं एक जेन्युइन मैच देखने के लिए, उनका क्या? आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप खुद मेरे साथ मुकाबला क्यों नहीं करते? आखिर आपका शिष्य इंटरनल स्ट्रेंथ 160 है, तो आपको ताकत को बेमिसाल होनी चाहिए। और आपने तो कोई रिश्वत भी नहीं ली है। आदित्य आंखें सिकोड़ते हुए बोला, मिस्टर नीरेंद्र दत्ता, क्योंकि आपने अभी अभी दावा किया है मिस्टर कमल सक्सेना ने लकी को रिश्वत देकर हराया है, तो जो दर्शक यहाँ टिकट्स लेकर आए हैं एक जेन्युइन मैच देखने के लिए, उनका क्या? आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप खुद मेरे साथ मुकाबला क्यों नहीं करते? आखिर आपका शिष्य इंटरनल स्ट्रेंथ 160 है, तो आपको ताकत को बेमिसाल होनी चाहिए। और आपने तो कोई रिश्वत भी नहीं ली है। यह सुनकर नीरेंद्र दत्ता का चेहरा तुरंत बदल गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि लकी को रिश्वत नहीं दी गई थी, बस ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। नीरेंद्र को खुद भी आदित्य कपूर की ताकत का सामना करने का भरोसा नहीं था। ओह माय गॉड, क्या तुम अब दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पापा से लड़ने के योग्य हो? नीरेंद्र के बोलने से पहले नीलम ने तीखी आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। आदित्य ने नीलम को बिल्कुल इग्नोर किया और नीरेंद्र से बोला, मिस्टर नीरेंद्र दत्ता, आप प्लीज मैदान में उतरिए। नीरेंद्र ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, भले ही हमें लड़ना पड़े, मुझे मिस्टर कमल सक्सेना से लड़ना चाहिए। एक साधारण शिष्य के रूप में तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? अगर तुम डरे हुए हो तो बस मान लो, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। आदित्य ने उसको उकसाते हुए कहा। ओह माय गॉड, इस हैंडसम चेहरे के पीछे एक शैतान है। वह नीरेंद्र की ओर मुड़ी और चिल्लाई, पापा उसे सबक सिखाओ और मेरा बदला लो, उसके पैर तोड़ दो। नीलम के शब्द उसको एक ऐसे रास्ते पर धकेल रहे थे जो सीधे मौत के मुंह में जाती है। पहली बार नीरेंद्र चाहता था कि उसकी बेवकूफ बेटी चुप रहे। मिस्टर नीरेंद्र दत्ता, मिस नीलम सही कह रही है, इस घमंडी हीरो को सबक सिखाओ। अन्य लोग भी चिल्लाने लग गए। हाँ, उसका घमंड चकनाचूर करो। मिस्टर दत्ता, उसे पीटो ताकि यहाँ हम मैच देख पाएं। अनगिनत आवाजों ने नीरेंद्र दत्ता को मुश्किल में डाल दिया था। अगर वह मैदान में जाता तो वह निश्चित रूप से आज आदित्य से हार जाएगा, लेकिन अगर वह मैदान में नहीं जाता तो उसकी रेपुटेशन चली जाएगी। मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा है, नीरेंद्र ने बेशर्मी से कहा। आदित्य ने व्यंग्य किया, मिस्टर दत्ता, शायद आपको पता नहीं है कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। सिटी में लोकप्रिय हीलिंग पिल मैंने ही बनाई थी। हाँ, यह सच है, आनंद ने जल्दी से कहा। मैंने भी सुना है, किसी आदित्य कपूर ने बनाई है, भीड़ में से किसी ने कहा। मुकाबला तो होना चाहिए, हम मुकाबला देखने आए हैं, ड्रामा देखने नहीं। नीरेंद्र ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन इससे पहले कि वह कोई और बहाना ढूंढ पाता, आदित्य ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम वाकई डरे हुए हो। फिर तुम खुद की रेपुटेशन कहाँ से खरीद रहे हो? बच्चे, बहुत घमंडी मत बनो। नीरेंद्र अपनी आवाज में थोड़ा गुस्सा दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। आदित्य ने एक एविल स्माइल दी, जैसे उसका मकसद भी यही था। वह दहाड़ता हुआ आदित्य की ओर चला गया। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। एथन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, नहीं डरते तो मुकाबला शुरू करो। नीरेंद्र स्पीचलेस हो गया। उसे मालूम था उसका वार कुछ काम नहीं करने वाला। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आदित्य बोला, तुम्हारे जैसे लोग मुझे बीमार कर देते हैं। तुम्हारी बेटी ने लकी से कहा कि वह मुझे मार दे और तुमसे कहा कि मेरे पैर तोड़ दो। चलो वार करो। नीरेंद्र के पास कोई चारा नहीं बचा, वह हारने के लिए वार करने लगा।
वह आदित्य के पैरों पर अपने पैर की एड़ी से वार करने वाला था। जैसे ही वह आदित्य के पास पहुंचा उसने महसूस किया इसकी एड़ी आदित्य के पैरों पर नहीं गिरी, वह हवा में लटक रहा था। आदित्य ने इसके कॉलर को पकड़कर हवा में लटकाया हुआ था। मैं एक समझदार व्यक्ति हूं, तुम्हारे जैसे बच्ची की बातों में नहीं आया। मैं अब तुम्हारे दोनों पैर तोड़ूंगा पर तुम्हारी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नीरेंद्र का चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, आदित्य आगे बढ़ा। आदित्य की गति बहुत तेज थी और उसकी मुट्ठी डराने वाली थी, जिससे नीरेंद्र डर गया। यह आदित्य उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा पावरफुल था। नो, नीरेंद्र को खतरा महसूस हुआ और वह जल्दी से पीछे हट गया। आदित्य ने उसे कोई मौका नहीं दिया। वह तुरंत नीरेंद्र के पास पहुंचा और उसके पैर पर किक मारी। क्रैक की आवाज के साथ उसका पैर टूट गया। आह! नीरेंद्र चीख पड़ा। आदित्य यही नहीं रुका। उसने फिर से अपना पैर उठाया और दूसरे पैर पर किक। एक और दरार की आवाज आई और आदित्य के दोनों पैर अजीब तरीके से पीछे मुड़ गए। अपने पैरों का सहारा खो देने के बाद नीरेंद्र जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ओके, मुकाबले की डेडलाइन तक मैंने तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दिए हैं, हम बराबर है, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। नीरेंद्र ने अपने पैर ढक लिया। उसका चेहरा दर्द से लगभग मुड़ गया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और वह बहुत दर्द में दिख रहा था। दृश्य शांत था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह कैसे संभव है कि मिस्टर दत्ता को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं मिला? सिटी का नंबर 1 फाइटर बस ऐसे ही हार गया। हे भगवान, इतनी सी उम्र में कितना समझदार बना हुआ है। तो ऐसा लगता है कि मिस्टर कमल सक्सेना ने आखिरकार लकी को रिश्वत नहीं दी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह क्यों वालिया परिवार का पसंदीदा है। नीरेंद्र का चेहरा बेहद बदसूरत था और वह चाहता था कि वह जमीन की दरार में जाकर छुप सके। अगर उसे पता होता तो वह आदित्य को नाराज नहीं करता। पापा, क्या आप ठीक है? नीलम पापा के पास भागी। उसने आदित्य की ओर गुस्से से देखा और कहा, तुम बहुत निर्दयी हो। उसने खुद ही यह सब किया है। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी बेटी को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह टिप्पणी करने के बाद आदित्य मुड़ा और स्टेज से नीचे चला गया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। नीरेंद्र ने ये शब्द बोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हाँ, एम्बुलेंस बुलाओ। नीलम ने जल्दी से अपना फोन निकाला। अब तक आदित्य मिस्टर कमल सक्सेना, आनंद, विक्रम और अमन के साथ जा चुका था। वापस आते समय मिस्टर कमल सक्सेना बार बार आदित्य से थैंक यू बोल रहा था। यह देखकर एथन ने फिर से मना नहीं किया। मिस्टर कपूर, अगर आज रात आपके पास समय हो तो मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहूंगा, कमल सक्सेना ने कहा। जैसे ही वह सहमत होने वाला था, अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉल करने वाली रूबी थी। आदित्य जल्दी से एक तरफ चला गया और कॉल का जवाब दिया। मेरी जान, आदित्य की आवाज अनजाने में मुस्कुराहट से भर गई थी। अपनी जान को भूलकर कहाँ बैठे हो? रूबी ने चंचलता से कहा। आदित्य हंसा, कुछ खास नहीं कर रहा हूं। और तुम्हें क्यों भूलूंगा? तो क्या आप आज रात मेरे साथ पार्टी में जाना चाहेंगे? मुझे भी एक डांस पार्टनर की जरूरत है, रूबी ने कहा। इसलिए बिना सोचे समझे उसने सहमति दे दी। फोन रखने के बाद आदित्य कमल सक्सेना की ओर मुड़ा। मिस्टर सक्सेना, आज रात मेरे पास समय नहीं होगा, आदित्य मुस्कुराया। मिस्टर कपूर, क्या आपका कोई प्लान है? कमल संकोच से पूछा। आदित्य के जवाब देने से पहले अमन ने बगल से चिढ़ाते हुए कहा, देखो वह कितने खुश है। स्माइल तो फैल फैल कर चेहरे से बाहर तक जा रही है। मेरी होने वाली भाभी ने ही उसे बाहर बुलाया होगा। क्रतु पॉकेट नोवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। आदित्य के जवाब देने से पहले अमन ने बगल से चिढ़ाते हुए कहा, देखो वह कितने खुश है। स्माइल तो फैल फैल कर चेहरे से बाहर तक जा रही है। मेरी होने वाली भाभी ने ही उसे बाहर बुलाया होगा। आदित्य कुछ बोल पाता उसने देखा अमन और आनंद के चेहरे पर छुपी हुई मुस्कान थी। उसने अमन को घूर कर देखा। तभी कमल सक्सेना बोले, तो मैं आपके क्वालिटी टाइम में खलल नहीं डालूंगा। आदित्य से इस बार भी कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि सच स्वीकार करने का अभी समय नहीं था और वह किसी भी बात में रूबी से किनारा नहीं करना चाहता था। शाम हो गई। एक गाड़ी आदित्य के विला के बाहर आकर रुकी। रूबी उतरी और सीधे विला में चली गई। वह पहले भी यहाँ आ चुकी थी, इसलिए वह बिना हिचकिचाए सीढ़ियां चढ़ गई। आदित्य अपने कमरे में शीशे के आगे खड़ा घड़ी लगा रहा था। तभी उसको अपने बैक पर किसी को प्रेजेंस का एहसास हुआ। उसके हाथ रुक गए। शीशे में देखा 2 गोरे गोरे हाथ उसके पेट पर आए और आपस में कस गए। एक स्माइल के साथ वह बोला, मेरी जान, तुम्हें पायल की जरूरत है। कहते हुए उसने रूबी का हाथ पकड़कर उसको अपने सामने खड़ा कर लिया। रूबी उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, क्यों, मेरी महक से एहसास नहीं होगा?
आदित्य ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको करीब किया और धीरे से बोला, महक तो मदहोश कर देती है मुझे। उसने रूबी के माथे पर किस की। रूबी को जैसे कुछ याद आया। थोड़ा पीछे हटकर आदित्य के दोनों हाथ पकड़कर अपनी ड्रेस देखते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूं? आदित्य ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा। गोल्डन ब्राउन फिश कट गाउन, नेट स्लीव्स, लेफ्ट कंधे से आगे तक झूलते लंबे बाल, रेड लिपस्टिक, आंखों का मस्कारा, लॉन्ग ईयर रिंग्स और सीने पर टाइट ड्रेस में परफेक्ट शेप्ड बॉल्स। आदित्य की सांसें थम गई। उसने एक झटके में रूबी को खींचकर खुद से चिपका लिया। रूबी ने पलकें झपकाई और सवालिये नजरों से देखने लगी। आदित्य कोल्ड वॉइस बोला, मुझे डिस्पेरेट करना है डॉट। रूबी की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, पर आदित्य के अंदर फीलिंग जाग रही है, यह सोचते हुए उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। आदित्य का हाथ रूबी की कमर से लेकर सीने पर होता हुए उसके कंधे तक आ गया। रूबी सिहर सी गई। आपने बोला था हम 1 वीक तक नहीं करेंगे। आदित्य ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। रूबी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए वह झुकने लगा। यह देखकर रूबी ने आंखें बंद कर ली। आदित्य को गर्म सांसें उसको अपने चेहरे पर फील हो रही थी। आदित्य की नज़र उसके पतले होंठों पर जमी हुई थी। वह रूबी को वाइल्ड किस करना चाहता था, पर कुछ सोचते हुए उसने खुद पर कंट्रोल किया और रूबी को थोड़ी पर किस करते हुए धीरे से बोला, आई एम इन डिसिप्लिन स्वीट हार्ट, वरना तुम्हारी यह खूबसूरत ड्रेस मेरी बाहों में मसल जाती। यह सुनकर रूबी ने आंखें खोली और धीरे से बोली, खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, हम पार्टी को भूल भी सकते हैं। आदित्य ने देखा रूबी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। विद झट से पीछे हटते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, 1 वीक तक बिल्कुल भी नहीं। आदित्य ने अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए बॉडी को स्ट्रेच किया और माइंड चेंज किया। रूबी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह परफ्यूम लगाने लगा। रूबी उसको ही देख रही थी। रूबी के चेहरे पर उसको चिढ़ाने वाली स्माइल थी। वह चोर नजरों से रूबी को देख रहा था। तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगी, जल्दी शादी करने ही पड़ेगी, कहते हुए आदित्य ने उसको पकड़कर एक बाह के घेरे में लिया और बाहर की ओर चल पड़े। रात सुहानी थी। चांद की रोशनी में पूरा शहर डूबा हुआ था, पर इस रोशनी से भी मनमोहक थी रूबी की गालों की लाली। ड्राइविंग सीट पर से आदित्य बार बार रूबी को ही देख रहा था। आपका पेट भर गया क्या? रूबी ने उसको मजाकिया स्वर में पूछा। आदित्य ने बोला, कुछ नहीं, बस होठों को मरोड़ते हुए टेढ़ी नजर से रूबी को देखा। रूबी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ ही देर में वह पार्टी वेन्यू पहुंच गए। वहां रूबी के स्टाफ ने उनको ज्वाइन किया। पहले आदित्य के लिए वह भी अलग पर्सनैलिटी थे, पर अब आदित्य को उनके होने या न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वह सब आउटसाइड ही बैठे हुए थे। आपके लिए एक न्यूज है मेरे पास, रूबी अचानक बोली। न्यूज डॉट? आदित्य ने पूछा। रीसेंट रिपोर्ट में सान्याल के प्रोडक्ट्स की डिमांड में 10% तक कमी आई है। मुझे लगता है जल्दी ही विराट सान्याल आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। आदित्य के लिए यह ब्रेकिंग न्यूज थी, क्योंकि उसे लगा था सान्याल को एहसास होने में 1 महीना तो लग ही जाएगा, पर यह तो बहुत जल्दी हो रहा था। उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। एक बात पूछनी थी आपसे, रूबी ने सीरियस होते हुए कहा। श्योर? आदित्य रूबी को कंफ्यूजन में नहीं छोड़ सकता था। अगर सान्याल आपके साथ हाथ मिलाने की पहल करें तो क्या आप इस बात को जाने देंगे? आदित्य ने एक क्षण सोचा। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने सभी की रिस्पेक्ट की, कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। जिसने उसको भी चोट पहुंचाई उसे भी तुरंत माफ कर दिया। बदले में उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाने लगा और ज्यादा से ज्यादा अपमानित किया जाने लगा। जिससे गलती हो जाए उसे माफ कर देना चाहिए, पर को खुद गलत हो उसे कभी नहीं। वह दृढ़ विश्वास के साथ बोला, बिल्कुल नहीं, मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा और नहीं चैन की सांस लेने दूंगा। रूबी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ आ रहा था वह आदित्य के जवाब से सेटिस्फाई थी। सान्याल परिवार इतना भी कमजोर नहीं है। सेक्रेटरी आदित्य का जवाब सुनकर बोले बिना नहीं रह पाई। आदित्य ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और बोला, सान्याल परिवार कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, आप उन्हें ज्यादा आकती है और मुझे कम आकती है। आदित्य का झट से आया जवाब सुनकर सेक्रेटरी दंग रह गई। उसने रूबी को देखा। रूबी के चेहरे पर मुस्कान थी, जिससे वह और भी हड़बड़ा गई। अगर आप सान्याल परिवार को खत्म कर देंगे तो आपको देखने जा नजरिया बदल लूंगी। सान्याल परिवार मेरे लक्ष्य का हिस्सा नहीं है और आपके नजरिए के बदलने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न ही मुझे आपकी राय की परवाह है। आदित्य ने सपाट लहजे में उसकी बोलती बंद कर दी। आप? उसने कुछ बोलना चाहा, पर कुछ शब्द इसके गले से बाहर हो नहीं आए। तुम मेरा इंतजार करो, मैं कुछ ही देर में वापस आई, कहते हुई रूबी आदित्य के साथ रेस्टोरेंट की छत पर चली गई। क्या आपको पता है हम कैसे डांस करेंगे? रूबी ने आदित्य को अपनी कमर की ओर इशारा करते हुए कहा। आदित्य को झटका सा लगा। वह यहाँ रूबी का पार्टनर बनकर आया है तो जाहिर सी बात है वह उसके साथ डांस भी करेगा, पर वह तो कभी ऐसे कहीं गया ही नहीं। उसने रूबी को कमर पर हाथ रखते हुए नमे सिर हिलाया। मुझे नहीं पता यह सब कैसे होगा।
बस आगे आगे देखो होता है क्या? रूबी ने शैतानी भरे लहजे में कहा। आदित्य की होंठों की मुस्कान चौड़ी हो गई। रूबी उसको कुछ डांस के स्टेप्स सिखाने लगी। तभी पार्टी में 2 और लोग आए। नीलू, अंकल हॉस्पिटल में है, ऐसे में पार्टी में आना जरूरी था क्या? कमजोर से पीले पड़ चुके चेहरे के साथ लकी ने नीलम को मनाने की कोशिश करते हुए कहा। बस आगे आगे देखो होता है क्या? रूबी ने शैतानी भरे लहजे में कहा। आदित्य की होंठों की मुस्कान चौड़ी हो गई। रूबी उसको कुछ डांस के स्टेप्स सिखाने लगी। तभी पार्टी में 2 और लोग बेतरतीब अंदाज में आए। नीलू, अंकल हॉस्पिटल में है, ऐसे में पार्टी में आना जरूरी था क्या? कमजोर से पीले पड़ चुके चेहरे के साथ लकी ने नीलम को मनाने की कोशिश करते हुए कहा। वह अपने जबड़े में दर्द सह रहा था, जो कि बहुत पीड़ादायक था। अगर मैं हॉस्पिटल में भी रहूं तो भी मुझसे ज्यादा केयर वेयर नहीं होने वाली, उसके लिए बहुत सारे लोगों को हम सैलरी देते हैं। और फिर ऐसी पार्टी मैंने कभी नहीं देखी, आज पापा के न आ पाने की वजह से ही तो मुझे यह चांस मिला है, नीलम ने चहकते हुए कहा। लकी ने भौंहें सिकोड़ी। यह सुनकर वह अंदर ही अंदर नीलम से और भी ज्यादा नाराज हो गया। इनविटेशन दिखाने के बाद वे सीधे पार्टी में चले गए। वाह, यह बहुत शानदार है। जैसे ही वे पार्टी में दाखिल हुए, नीलम उछलते हुए चिल्लाई। लकी ने भी गर्व से कहा, हालांकि मैं तुम्हारी सिटी से नहीं हूं, लेकिन यहाँ भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। चलो छत पर तुम्हें कुछ दिखाऊं। यह रेस्टोरेंट सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में आता है। यहाँ खड़े होकर आप सिटी के दूर दूर तक हिस्से को देख सकते हैं। लकी ने शेखी बघारी। नीलम ने जल्दी से सिर हिलाया। यहाँ खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया पर राज कर रही हूँ। लकी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मेरे फ्रेंड के आने का इंतजार करो, सिटी में उसका बहुत बड़ा रुतबा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अपने कुछ ही दूरी पर आदित्य को देखकर उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। वह तो आदित्य है। यह यहाँ कैसे? लकी का चेहरा उतर गया। जब से उसने आदित्य की ताकत का अनुमान लगाया तब से आदित्य उसके दिलों दिमाग पर फोबिया बनकर छाया हुआ है। इस पार्टी में उससे मिलना लकी के लिए सबसे बुरी खबर है। काश यह बेवकूफ नीलम उसे न देखे, लकी ने मन ही मन कामना की। वह अच्छी तरह जानता था अगर नीलम ने आदित्य को देख लिया वह वापस से आग भड़का देगी। इसके अलावा लकी ने यह भी देखा कि आदित्य लड़कियों को नहीं मारता, इसलिए यह पॉसिबल है नीलम की बकवास से मार लकी को खानी पड़े। वह कमीना यहाँ भी है। इस समय नीलम अचानक चिल्लाई। लकी को अपने पेट के अंदर धक्का सा लगा, उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होने लगी। जिसका डर था वही हुआ। किसी ने सही ही कहा है, जिस बात से तुम डरते हो वह सच हो जाती है। लकी देखो, यह वही बदमाश है। चलो चलकर उसे गालियां देते हैं। नीलम को जब एहसास हुआ वह हैंडसम आदमी ने उसको भाव नहीं दिया था तो उसने ने गुस्से से कहा। लकी खांसते हुए बोला, हम पार्टी में कोई तमाशा न करना सबके लिए सही होगा। कोई बात नहीं, अगर उस आदित्य ने यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो होटल मालिक उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, नोला ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। हालांकि वह बहादुरी से बोल रही थी, फिर भी लकी को थोड़ा डर लग रहा था। पिछली फाइट ने उसे पूरी तरह से डरा दिया था। लकी, तुम डरे हुए नहीं हो? न, नीलम ने आंखें घुमाईं। यह सुनकर लकी ने अपने डर को निगल लिया और जवाब दिया, डर? कौन? मैं उससे डरता हूं। मैं हिसाब बराबर करने के लिए उसे ढूंढ रहा था। चलो चले। बात खत्म करते हुए दोनों आदित्य कपूर की ओर बढ़े। रास्ते में लकी ने प्रार्थना की, हे भगवान, शेर की मांद में घुसने लगा हूं, बचा लेना। जल्द ही वे आदित्य कपूर के पीछे पहुंच गए। कमीने, तुम भी यहां हो? नीलम पीछे से दहाड़ते हुए बोली। चिल्लाने की आवाज सुनकर आदित्य और रूबी दोनों मुड़े। सामने दोनों को देखकर आदित्य थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लकी, जब मैंने तुम्हें बख्श दिया था तो दोबारा क्या चाहते हो? मैन, लकी ने अपना मुंह खोला लेकिन आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बकवास बंद करो, नीलम गुस्से से दहाड़ते हुए बोली। पागल हो क्या? ऐसे कैसे मुंह उठाकर पार्टी में चले आए? तुमने मेरे पिता को चोट पहुंचाई, तुम सोचते हो कि यह ऐसे ही खत्म हो गया? नीलम ने बेतुकी बातों की लड़ी जोड़ी। बेहतर होगा कि तुम अभी गायब हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, नीलम ने चुनौती देते हुए दहाड़ लगाई। रूबी आगे होकर नीलम और आदित्य के बीच खड़ी हो गई। नीलम, जो हमेशा निडर रही है, इस पल आदित्य को सपोर्ट में बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर अवाक रह गईं। एक पल के लिए तो उसका मर जाने का मन हुआ। वह आदित्य पर मरती थी, बस उसके द्वारा भाव न मिलने पर परेशान कर रही थी, बार बार उससे टकरा रही थी। वह फिर से जिद्दी चोला पहनकर बोली, मैंने कहा, इसका तुमसे क्या लेना देना है? रूबी ने नीलम को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुमने आदित्य के बारे में बहुत बुरा भला कहने की हिम्मत की है। यह सही है, वह नीच है, नीलम ने नाक सिकोड़ी। हालांकि जैसे ही नीलम के मुंह से यह बात पूरी हुई उसके मुंह पर थप्पड़ का निशान दिखाई दिया।
नीलम ने अपना चेहरा रख लिया, एक पल के लिए सुन रह गईं। इससे पहले किसी ने उन्हें इस तरह नहीं मारा था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? नीलम ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। रूबी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, अगर तुमने फिर से आदित्य के बारे में बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी ताकि तुम फिर कभी बोल ही न सको। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम होती कौन हो उसके करीब रहने वाली? क्रोधित होकर लगभग रोना होते हुए नीलम रूबी की ओर झपटी। रूबी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, अगर तुमने फिर से आदित्य के बारे में बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी ताकि तुम फिर कभी बोल ही न सको। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम होती कौन हो उसके करीब रहने वाली? क्रोधित होकर लगभग रोना होते हुए नीलम रूबी की ओर झपटी। दुर्भाग्य से जैसे ही नीलम ने अपना हाथ उठाया, रूबी ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। 2 थप्पड़ों ने नीलम को चारों खाने चित कर दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम खत्म समझो अपने आप को, मैं छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में नीलम ने अपने दांत पीस लिए। फिर नीलम ने अपने बगल में लकी को देखा और गुस्से से कहा, लकी जल्दी से अपने दोस्त को बुलाओ और उन्हें बाहर निकालो। लकी ने अपने शरीर से की पूरी हिम्मत इकट्ठा की और बोला, तुम किसी को कैसे मार सकते हो? इस जगह का मालिक मेरा दोस्त है। लकी ने बहुत मुश्किल से एक अहंकारी रवैया बनाए रखने की कोशिश की। इस समय आदित्य आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मिस रूबी वालिया, इस बेवकूफ बच्ची को संभालने के लिए थैंक यू। अब मैं इस व्यक्ति को संभाल लूंगा। रूबी ने मना नहीं किया, सहमति में अपना सिर हिलाया। सरनेम से लकी डर गया। सिटी में वालिया कोई नहीं, एक ही वालिया है जो टॉप पर है। कहीं यह लड़की उसके परिवार से तो नहीं? इसके अलावा अपनी आभा आदित्य कपूर के बगल में खड़े होने वाली वह किसी आम घर की लड़की नहीं हो सकती। रूबी को पहचान को दिमाग में उतारने के बाद यह सोचते ही लकी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने तुरंत अपना स्वर बदला और एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, ओह माय गॉड, यह सब गलतफहमी है। आदित्य, नीलम गलत है। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर आदित्य, जो आगे बढ़ने वाला था, क्षण भर के लिए सुन रह गया। पहले घमंडी लकी पलक झपकते ही अपना चेहरा कैसे बदल सकता था? लकी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नीलम ने गुस्से से कहा। जैसे ही लकी नीलम को घसीट कर ले जाने लगा, उसने माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब हम चले जाएंगे। उनके जाने के बाद नीलम ने गुस्से में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उस महिला ने मुझे 2 बार मारा और तुमने उनसे माफी मांगी। लकी ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि वह महिला कौन है? अगर तुम उसे उकसाओगे तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। वह जो भी हो, उसने मुझे मारा और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नीलम ने क्रूरता से कहा। लकी ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया, अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद मर जाओ, मुझे अपने साथ मत घसीटो। वह तो दिल में शिकार मना रहा था, वह आदित्य के हाथ लगने से बच गया। इतना कहने के बाद लकी चला गया। पार्टी में रूबी और आदित्य एक साथ बैठे थे। क्या आप साथ में डांस करना चाहते हो? रूबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपने सिखाया है तो जरूर। आदित्य और रूबी डांस फ्लोर पर पहुंचे। जैसा रूबी ने सिखाया था, आदित्य के डांस स्टेप एकदम परफेक्ट थे। दोनों की जोड़ी जैसे स्वर्ग में बनी हो। लोगों को नजरें उन पर जम गई, दोनों ने जैसे समय को बांध लिया हो। आदित्य को देखकर पार्टी में मौजूद लड़कियों के दिल में आग लग रही थी, पर रूबी के सामने खुद को क्या इमेजिन कर पाती? वही हाल लड़कों का था, हर कोई अपने आप को आदित्य की जगह इमेजिन करना चाहता था। पर इन सब से बेखबर रूबी और आदित्य ने करीब 10 मिनट डांस किया और फिर एक दूसरे का हाथ थामे नीचे उतर आए। जैसे ही वह अपनी जगह पर बैठे, रूबी ने कहा, मुझे आपको किसी से मिलवाना है, इनडायरेक्टली आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। रूबी एकदम सीरियस होकर बोली। कुछ ही मिनट बाद सूट पहने एक आदमी दौड़ता हुआ आया। मिस वालिया, आई एम सॉरी, मुझे देरी हो गई, घर पर कुछ काम आ गया था। बोलते समय उस आदमी ने अपना पसीना पोंछा। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर पारेख, प्लीज सिट। इसके बाद रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका इंट्रोड्यूस कराती हूँ, यह अमर पारेख है जो सिटी बैंक के सीनियर मैनेजर है। फिर रूबी ने आदित्य की ओर देखा और कहा, यह आदित्य कपूर है जो मेरे सबसे करीबी होने के साथ साथ प्रेजेंटली मेरे रिप्रेजेंटेटिव भी है। इनडायरेक्टली उसने आदित्य की असली पहचान बता दी। अमर पारेख तुरंत खड़े हो गए और आदित्य से उत्साहपूर्वक हाथ मिलाया। कपूर के बारे में पिछले कुछ ही दिनों से बहुत खबरें सुनी है, आज सामने मिलकर खुशी हुई। अमर पारेख ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। आदित्य ने उनको एक स्माइल दी। पारेख, आपकी वाइफ कैसी है? रूबी ने अचानक इस पूछा। अमर ने आह भरी और कहा, स्थिति में सुधार नहीं है, मैंने यूएसए से डॉक्टर को बुलाया है, इसलिए मुझे देरी हो गई। रूबी ने आदित्य की ओर देखा। मिस्टर कपूर एक डॉक्टर है, वे आपकी मदद कर सकते हैं। अमर बहुत हैरान हुआ, क्या सच में? मिस्टर कपूर सच में डॉक्टर है?
मुझे लगता है कि ऐसा है। रूबी ने पानी का घूंट लिया। वास्तव में आदित्य को यह भी नहीं पता था कि उन्हें किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो मुझे मी कपूर को परेशान करना होगा, अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य, अमर पारेख अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते हैं, आप तो इस बात को दिल से समझते हैं। देरी मत करना, जल्दी से जल्दी इनकी वाइफ को ठीक कीजिए। रूबी पहले ही बता चुकी थी मदद की जरूरत है। आदित्य समझ गया, उसका इशारा इसी ओर था। सिटी बैंक यहाँ का सबसे बड़ा बैंक था। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहीं से लोन पास करवाते थे। ऐसे में यहाँ के मैनेजर के करीब होना सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को लपेट में लेने का इससे सही मौका नहीं मिल सकता। आदित्य इस काम के लिए रूबी के इरादों को अच्छी तरह से समझ गया। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और क्रतु पॉकेट कमेंट्स जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो।